हम लोग पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये एनिमल टिश्यू का एक पार्ट है। फिर से रिकैप कर लीजिए, एनिमल टिश्यू कितने तरीके का, कौन कौन? नर्वस टिश्यू। अभी हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू कितने तरीके का? 3 तरीके का। कौन कौन सा? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में आज पूरा का पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ लेंगे। तो वैस्कुलर टिश्यू में जैसा कि नाम है वैस्कुलर, वैस्कुलर का मतलब ही होता है लिक्विड फॉर्म में। वैस्कुलर का मतलब होता है लिक्विड के फॉर्म में। तो वैस्कुलर टिश्यू हो गया कौन? ब्लड हो गया, और वैस्कुलर टिश्यू होता है कौन सा? लिम्फ। इन दोनों के बीच में माइन्यूट डिफरेंसेज है ब्लड में और लिम्फ में। ठीक है, देखिए ब्लड आप लोगों ने देखा होगा, ब्लड आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? हाँ देखे होंगे। ब्लड का कलर होता है रेड। क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन का क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। और हेमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग ये पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? आयरन कंटेनिंग ये पिगमेंट है। इसमें आयरन का कंटेंट होता है। ठीक है, टेस्ट होता है इसका कैसा? सॉल्टिस, नमक जैसा लगेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड का होता है 1.05, आप ये याद रखिएगा। और ये हेवियर देन क्या होता है? वाटर। वाटर से ये ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए अमाउंट। यदि आपका वजन 70 kg का है तो आपके बॉडी में जो ब्लड का अमाउंट होगा वो कितना होगा? 5 लीटर होगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फिजिक्स का टर्म है। इसका ये डेटा आप याद रखिएगा 1.05। ठीक है, केमिकल नेचर इसका कैसा होता है? अल्कलाइन। जब पीएच का वैल्यू कितना हो? 7 से क्या हो? हाँ 7 से ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा? अल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी पीएच इसका होगा 7.3 से लेकर के 7.4 तक। तो कैसे होगा? तो देखिए हम ब्लड जो सप्लाई होता है आर्टरी में होता है, और किसके थ्रू होता है? वेन के थ्रू होता है। तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड होगा तो उसको आर्टेरियल ब्लड कहेंगे, और जो वेन्स के अंदर ट्रेवल करेगा उसको हम वेनस ब्लड कहेंगे। आर्टेरियल ब्लड, प्योर ब्लड को प्योर कहने का मतलब कि वैसा कोई ब्लड जिसके साथ क्या हो? ऑक्सीजन हो। तो ऐसे ब्लड को हम कहेंगे क्या? प्योर ब्लड कहेंगे और आर्टेरियल ब्लड कहेंगे। ये ज़्यादा बेसिक होता है, इसका पीएच होता है 7.4। और जब ब्लड CO2 के साथ हो तब ये कहलाएगा इम्प्योर ब्लड कहलाएगा। और ये वेन्स के थ्रू ट्रेवल होता है, इस वजह से इसे वेनस ब्लड भी कहते हैं। और इसका पीएच होता है कितना? 7.3। ब्लड का कंपोनेंट जो होता है, ब्लड में 2 ही चीज़ होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा चीज़ होता है क्या? कॉर्पसल्स। ठीक है, प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म को बोलते हैं और कॉर्पसल्स इसके सेल्स को बोलते हैं। ब्लड सेल्स का एक स्पेशल नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पसल्स कहते हैं। प्लाज्मा यानी लिक्विड का अमाउंट, तो लिक्विड का अमाउंट इसमें होता है 55 से लेकर के 60% तक, और कॉर्पसल्स हो गया 40 से लेकर के कितना? 45% तक। हाँ 40 से लेकर के 45%। ये सेल्स हो गया। ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स को हम कहते हैं कॉर्पसल्स कहते हैं। ठीक है, देखिए ये प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में है तो इसका तो खुद का तो वॉल्यूम होगा ही, लेकिन जब कॉर्पसल्स का वॉल्यूम हो, इसके सारे सेल्स को एक जगह ला करके हम उसको वॉल्यूम के टर्म में देख लें कि कितना लीटर है, मिलीलीटर है, तो इसके वॉल्यूम को, ब्लड कॉर्पसल्स के वॉल्यूम को हम कहते हैं, एक स्पेशल टर्म के नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। और ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन बन के हमेशा आता रहता है कि पैक्ड सेल वॉल्यूम किसको कहते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स को हम क्या कहते हैं? पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले हम ब्लड का जो 2 कंपोनेंट है, प्लाज्मा और दूसरा कॉर्पसल्स, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। देन स्टडी करेंगे किसके बारे में? कॉर्पसल्स के बारे में। तो आइए अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है।
प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होता है वो किस चीज़ का होता है? वाटर का, वो भी 92%, और इसमें 8% क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड में कौन कौन आ गया? सॉलिड में दो तरीके का सबस्टांस आता है, एक इनऑर्गेनिक सबस्टांस और दूसरा कौन सा? ऑर्गेनिक सबस्टांस। इनऑर्गेनिक सबस्टांस में कौन कौन आएगा? क्लोराइड्स आएगा और बाइकार्बोनेट्स आएगा, किसका? सोडियम का। इसका अमाउंट ज़्यादा होता है इनऑर्गेनिक सबस्टांस किसके में? प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होता है क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, और लेस अमाउंट में होता है फॉस्फेट, सल्फेट, आयोडाइड, किसका? कैल्शियम का, मैग्नीशियम का और पोटेशियम का। ये डेटा रिमेंबर कर करके आप रखिएगा, याद कर करके इसको रखिएगा, ठीक है? कि ज़्यादा किसका होता है? तो सोडियम का क्लोराइड्स होता है और सोडियम का बाइकार्बोनेट। लेस अमाउंट में होता है कैल्शियम का फॉस्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, कैल्शियम आयोडाइड, या मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम आयोडाइड, या पोटासियम फॉस्फेट, सल्फेट और आयोडाइड। समझ गए इस तरीके से? अब आ जाइए ऑर्गेनिक सबस्टांस। ऑर्गेनिक सबस्टांस में जो ब्लड में होता है, ब्लड प्लाज्मा में होगा, वो सबसे पहला ये कंटेंट है कौन? प्लाज्मा का प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन ये होता है अल्बुमिन, इसका एग्जाम्पल है ग्लोबुलिन्स, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन। अल्बुमिन और दूसरा हो गया ग्लोबुलिन्स, जो कि 3 तरीके का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। ग्लोबुलिन्स जो अल्फा वाले होते हैं उसमें कॉपर कंटेनिंग होता है, बीटा आयरन कंटेनिंग होता है, और गामा एंटीबॉडीज होता है। गामा कैसा होता है? एंटीबॉडीज। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों मदद करता है ब्लड कोगुलेशन में, यानी हमारे बॉडी में जब कहीं कट छंट जाए तो ब्लड को जमाने का काम कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, ठीक है? अब ब्लड प्लाज्मा में दूसरा जो कंपोनेंट होता है ऑर्गेनिक का, वो होता है डिफेंस कंपाउंड, जो सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है? उसमें आता है लाइसोजाइम्स और प्रोपरडीन, लाइसोजाइम एंड प्रोपरडीन। इसे हम फैक्टर पी भी बोलते हैं। प्रोपरडीन को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर पी भी बोलते हैं, ठीक है? और ये क्या करता है प्रोपरडीन? ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरियल टॉक्सिन को। लाइसोजाइम्स क्या करता है? इसका डिफेंस कंपाउंड में जो लाइसोजाइम है, इसका काम क्या है कि यदि आपके ब्लड में कोई बैक्टीरिया आ गया है, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है ना, ये बैक्टीरिया है, इसके सेल वॉल को डिसॉल्व करने का काम करता है कौन? लाइसोजाइम्स। और बैक्टीरिया इंटर कर गया हमारे बॉडी में और ये जहर फैला दिया है, यानी टॉक्सिन फैला दिया हमारे बॉडी में, तो इस टॉक्सिन को फिनिश करने का काम करता है कौन? प्रोपरडीन। इसे हम फैक्टर पी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फैक्टर पी। तो ये डिफेंस का काम करता है। आगे देखें, एंटीकोगुलेंट्स हमारे ब्लड को, देखिए ब्लड जब, ध्यान से सुनिएगा, ब्लड जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ब्लड जम जाता है कि नहीं जम जाता है? कोगुलेट कर जाता है। इस तरीके से जब हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है हमारे बॉडी में, तब भी तो कोगुलेट हो जाना चाहिए था, जम जाना चाहिए था, लेकिन जमता नहीं है, क्योंकि हमारे ब्लड में एक स्पेशल तरीके का केमिकल होता है जिसका नाम है क्या? हिपैरिन। और ये हिपैरिन एंटीकोगुलेंट का काम करता है और ये हमारे खून को जमने नहीं देता है। आपने लीच को देखा होगा, जोंक को। लीच क्या करता है कि हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करता है कि अपने माउथ से हिपैरिन पहले ब्लड में मिलाता है, चूसता है ब्लड कैसे? हिपैरिन को मिला करके, नहीं तो हवा के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? वो जम जाएगा। तो लीच जो है ना, सबसे ज़्यादा हिपैरिन को क्या करता है? सिक्रीट करता है, अपने ब्लड में मिक्स करता है और फिर उसको पी जाता है। समझ गए? ऑपरेशन जब किया जाता है तो हिपैरिन वहाँ रखा जाता है ताकि ब्लड कोगुलेट नहीं करे। आप जब ब्लड टेस्ट के लिए देते हैं और वो जो शीशी में डाल करके रखता है लोग, तो उसमें पहले से हिपैरिन कुछ डाला होता है, जिस वजह से वो ब्लड जमता नहीं है। नहीं तो ब्लड तो बाहर आते ही, हवा में आते ही क्या हो जाएगा? कोगुलेट कर जाएगा, जम जाएगा, लेकिन जमता नहीं है। वो होता है किसके वजह से? हिपैरिन के वजह से। कैसा सबस्टांस है? ऑर्गेनिक सबस्टांस है। किसका पार्ट है? सॉलिड पार्ट है। किसका? प्लाज्मा का। सॉलिड पार्ट है किस चीज़ का? फिर देखिए बेस्ट प्रोडक्ट,
बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी यानी खराब पदार्थ हमारे शरीर में जो बनता है उसको भी ब्लड ढो करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। समझ गए? जैसे किडनी तक ले जाएगा, किसको? यूरिया को ले जाएगा, क्रिएटिनिन को ले जाएगा, ताकि हमारे बॉडी से ये क्या हो सके, बाहर निकल सके। ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे बॉडी में। न्यूट्रिएंट्स में कौन हो गया? ग्लूकोज होता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। हम यहाँ लिखे हैं किसके बारे में? ग्लूकोज के बारे में। देखिए, ग्लूकोज जब हम लोग खाना नहीं खाए होते हैं तो खाना खाने से पहले हमारे बॉडी में ब्लड में 100 मिलीलीटर यदि आप ब्लड निकालते हैं तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा होना चाहिए 60 से लेकर के कितना, 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड। और जब खाना आप खा लेते हैं तब आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 110 से लेकर के 115 मिलीग्राम पर 100 ml। तो हाँ 150, 115 से लेकर के कहाँ तक, 150 मिलीग्राम पर 100, ये खाना खाने के बाद और ये खाना खाने से पहले। ये डेटा याद रखिएगा। ये जो बायोलॉजी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, सबों को ये डेटा क्या रहता है, याद रहता है। और एक होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी न्यूट्रिएंट्स का काम करता है और इसका हमारे ब्लड में जो अमाउंट होता है 150 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। ठीक है। तो आपने अभी क्या पढ़ा, एक बार देख लीजिए। आपने पढ़ा कि ब्लड में 2 कंपोनेंट होता है, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। आपने प्लाज्मा में इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ा कि प्लाज्मा में होता है वाटर एंड सॉलिड। वाटर 92% और सॉलिड 2 तरीके का, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में ये सब था, ऑर्गेनिक में इतना आपने कंपोनेंट पढ़ा। प्लाज्मा प्रोटीन, डिफेंस कंपाउंड, एंटीकोगुलेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट्स। अब ये फिनिश होने के बाद अब आपको हम पढ़ाएंगे कौन सा, कॉर्पसल्स के बारे में। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखिए, ब्लड कॉर्पसल्स हम लोग पढ़ लिए। कौन सा, प्लाज्मा के बाद अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा, ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। ब्लड का 2 कंपोनेंट है, कौन कौन, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है। तो देखिए, ब्लड कॉर्पसल्स क्या होता है। ब्लड में जो सेल्स होते हैं, क्योंकि ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है और कोई भी टिश्यू होगा तो वो ग्रुप ऑफ सेल से बना होगा। अब ब्लड लिक्विड के फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि इसमें प्लाज्मा का अमाउंट ज़्यादा 65% और ब्लड कॉर्पसल्स का अमाउंट क्या है, कम है। इस वजह से ये लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। वही देख लीजिए आप बोन, तो बोन में लिक्विड कम और सेल्स क्या होते हैं, ज़्यादा। इस वजह से बोन क्या हो जाता है, सॉलिड। दोनों में ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसमें भी सेल्स है। ये वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है और ये कंप्लीट रूप से 3 तरीके के सेल से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन, ब्लड में जो सेल्स होता है उसे हम कॉर्पसल्स कहते हैं और ये 3 तरीके का हुआ, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का नाम आपने खूब सुना होगा, समझ गए ना। जब किसी को डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स का ही अमाउंट क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो इरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसीज। ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड कॉर्पसल्स इसे कहते हैं। और प्लेटलेट्स को हम और भी क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आरबीसीज के बारे में, यानी इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। इरिथ्रोसाइट्स आपको आरबीसीज इस तरीके का दिखेगा। ठीक है। ये दोनों तरफ से क्या है, दबा हुआ है, यानी बाई कॉन्केव है, बाई कॉन्केव है। तो ये जो आरबीसीज है, आरबीसीज केवल वर्टिब्रेट में होता है, इनवर्टिब्रेट में नहीं होता है। शेप इसका क्या होता है, सर्कुलर होता है और बाई कॉन्केव होता है। सर्कुलर भी होता है और बाई कॉन्केव भी होता है। ये एक साइड से लिया गया डायग्राम है, इस वजह से आपको बाई कॉन्केव दिख रहा है। देखिए, आरबीसीज तो सेल तो है लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस होता तो आरबीसीज के सेल डिवाइड करते, समझ गए। एक सेल से कितना सेल, 2 सेल, 2 से 4, लेकिन सेल डिवीजन आरबीसीज में नहीं होता है। तो यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसी वजह से लिखे हैं नॉन न्यूक्लिएटेड
किसमें? मैमल्स में। हम लोग मैमल्स हैं, हम लोगों में जो आरबीसीज होगा वो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन से भी भरपूर है। तो देखिए जैसे एक कैमल है, दूसरा लामा है, और एम्ब्रियो का जो आरबीसीज होता है इन सबों में न्यूक्लियस होता है। समझ गए? आपसे पूछा जाएगा कि किसमें न्यूक्लियस, किसके आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, तो कैमल, लामा और एम्ब्रियो के जो आरबीसीज होते हैं उसमें न्यूक्लियस होते हैं। देखिए आरबीसीज जो फ्रॉग का होता है वो बाई कॉनकेव नहीं होता है, वो क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स होता है। तो ये सब हमेशा क्वेश्चन बन के आता रहता है, ये कैमल, लामा, एम्ब्रियो आरबीसीज, बाई कॉन्वेक्स, ये सब याद रखिएगा। हमारे बॉडी में, ये एडल्ट में आरबीसीज का जो लाइफ स्पान होता है वो कितने दिनों तक ही रहेगा? 120 दिन तक के। तो 120 दिन का मतलब कितना महीना? 4 महीना, 4 मंथ। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर 4 महीने पे क्या बन जाता है हमारे बॉडी में? नए ब्लड्स आ जाते हैं। समझ गए ना? लेकिन नए ब्लड्स के ब्लड्स का मतलब आरबीसीज ही नहीं होता है, इसमें और भी क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। और बच्चों में ना 100 डे में ही रिन्यू हो जाता है। बच्चों का जो आरबीसीज होता है उसका लाइफ स्पान केवल होता है 100 दिन। आगे देखिए आरबीसीज, यहाँ सबसे क्वेश्चन है, आरबीसीज का सबसे बड़ा साइज एम्फीयूमा में होता है। किस में होता है? एम्फीयूमा। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है सालामांडर। और सबसे छोटा साइज जो आरबीसीज का होता है वो मिलता है मस्क डियर में। मस्क डियर यानी कस्तूरी मिर्ग में। किसमें? कस्तूरी मिर्ग। कस्तूरी मिर्ग का नाम सुनियो ना, सीता जी को जो लेकर के जो ललचाया था वो कस्तूरी ही मिर्ग था। उसके नाभि से क्या आता है? अच्छा फ्रेग्रेंस आता है, सुगंध आता है, ठीक ना? तो खुद उसको पता ही नहीं चलता है कि फ्रेग्रेंस आ कहाँ से रहा है, तो इस वजह से इधर उधर वो भटकता रहता है, ठीक ना? मस्क डियर का जूलॉजिकल नेम हो गया मस्कस मॉस्चीफेरस। याद रखिएगा, मस्कस मॉस्चीफेरस या मॉस्कीफेरस पढ़िएगा इसको। प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, आरबीसीज बनता कहाँ है? आरबीसीज बनता है लीवर में, स्प्लीन में और रेड बोन मैरो में। हाँ, लीवर में आर छूट गया तो लीजिए आ गया। लीवर, समझ गया? लीवर, स्प्लीन और कहाँ? बोन मैरो में। बोन मैरो के बारे में पिछले क्लास में जब हम बोन पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे, रेड बोन मैरो बनाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है ये स्प्लीन से, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है। स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। और साथ साथ में इसे ग्रेव यार्ड भी कहा जाता है। ब्लड बैंक और ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान, यानी स्प्लीन को 2 चीज़ कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है और ग्रेव यार्ड ऑफ द ब्लड भी कहा जाता है, ठीक ना? ये ऑप्शन है, कई बार पूछा है। आगे देखिए, जो न्यूक्लियस नहीं होने का कारण है इसमें आरबीसीज में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ये हेमोग्लोबिन को अपने पास रख सके। समझ गए? न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसके जगह को कौन ऑक्युपाई करेगा? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन के कारण ही इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। हेमोग्लोबिन एक तरीके का पिगमेंट है और पिगमेंट में कोई न कोई मेटल होता है, जैसे इसमें आयरन हुआ, ठीक है? तो आरबीसीज के पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H और स्मॉल b से, ठीक है? ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है किसका? हेमोग्लोबिन का, ठीक है? हेमोग्लोबिन में ये हीम करके ये पॉरफायरिन रिंग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? पॉरफायरिन रिंग। और ये अमीनो एसिड का चेन है। तो टोटल इसमें अमीनो एसिड का चेन कितना होता है? 4। 2 होता है अल्फा चेन और 2 होता है कौन सा? बीटा चेन, ठीक है? ये क्वेश्चन बन करके आएगा कि हेमोग्लोबिन का अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड? तो 141 अमीनो एसिड अल्फा चेन में, और बीटा चेन में कितना? 146 अमीनो एसिड। इससे कितना अमीनो एसिड इसमें ज़्यादा हो गया? 5। तो पहले अल्फा है, उसके बाद में कौन सा? बीटा।
141 अमीनो एसिड और 146 अमीनो एसिड, ठीक है। तो अल्फा चेन 2 और बीटा चेन भी 2। ये जो देख रहे हैं हीम जो हमने लिखा है, हीम कंटेन पोरफायरिन रिंग, और ये पूछता है कि पोरफायरिन रिंग किस में प्रेजेंट होता है, तो हेमोग्लोबिन में होता है। और उस पोरफायरिन रिंग में कौन सा मेटल होता है, तो वो होता है कौन, आयरन। कौन होता है, आयरन। आगे देखिए अब टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन भी 3 तरीके का होता है। कौन कौन, HbA, HbA2 और HbF। समझ गए, हेमोग्लोबिन कितने तरीके का, 3 तरीके का, HbA, HbA2 और HbF। HbA 97% होता है, HbA2 1% और HbF 2% होता है, ठीक है। आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं उसे, कई बार सवाल में पूछता है कि इरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। और आरबीसीज का टूटना, डिस्ट्रक्शन होना, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज को बोलते हैं हेमोलाइसिस। क्या बोलते हैं उसे, हेमोलाइसिस, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, ब्लड कॉर्पस्कल्स में इरिथ्रोसाइट्स के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद पढ़ेंगे किसके बारे में, ल्यूकोसाइट्स के बारे में। इतना नोट कर लीजिए। आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन देखो, ये तो स्ट्रक्चर है किस चीज का, हेमोग्लोबिन का, है ना। अब देखिए आरबीसीज के टूटने को हम क्या कहते थे, हेमोलाइसिस। यदि आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, यानी डिस्ट्रक्शन होता है, तो इससे हेमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा। हेमोग्लोबिन बाहर आकर के ये भी टूटेगा 2 पार्ट में, हीम में और दूसरा किस चीज में, ग्लोबिन में। हीम जो है वो बदल जाएगा आयरन में, बिलीवर्डिन में। पिगमेंट है तो इसका अपना एक कलर होगा, तो बिलीवर्डिन होता है ग्रीन कलर का, और एक हो गया कौन सा, बिलीरुबिन पिगमेंट, जिसका कलर होता है कैसा, येलो कलर का होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा, येलो कलर का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा टूटना शुरू हो गया आरबीसीज, तो बॉडी कैसा हो जाएगा, कमज़ोर। समझ गए ना। तो इसी वजह, और पूरा आँख हो जाएगा पीला। किसके वजह से आँख पीला होता है, बिलीरुबिन पिगमेंट के वजह से हो जाता है क्या, आँख पीला हो जाता है। बिलीवर्डिन के वजह से फिसेज वगैरह मलमूत्र कैसा होने लगते हैं, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। इसलिए जॉन्डिस में डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप आराम करिए, क्योंकि आपका आरबीसीज तेज़ी से क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो जो ट्रांसपोर्ट करने वाला है ऑक्सीजन का, वही उसी का, और फूड का, वो ब्रेकडाउन उसका हो रहा है, तो बॉडी कमज़ोर होगा। इसलिए आराम करने की सलाह दी जाती है जॉन्डिस में। अब देखो आरबीसीज के अमाउंट में यदि इंक्रीजमेंट आ जाए तो उससे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। इसके काउंट में, इसके किस चीज़ में, काउंट में, आरबीसीज के काउंट में। और आरबीसीज की कमी हो जाए या हेमोग्लोबिन का हमारे बॉडी में, तब वो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं अनेमिया। तब आपने अभी क्या क्या पढ़ा है कि ब्लड जो कॉर्पस्कल्स है, कॉर्पस्कल्स हो गया कितने तरीके का, 3 तरीके का। पहला आरबीसीज, दूसरा डब्ल्यूबीसीज, और तीसरा कौन सा, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। समझ गए ना। तो आरबीसीज आपका फिनिश हुआ। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।